अस्सलाम वालेकुम। केपी टाइम के साथ मैं हूं समर खटक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आज लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, ताहम जो सूबे हैं वो अपने अलग अलग फ़ैसले कर रहे हैं। कोरोना वायरस को 2 माह हो गए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों और सूबाई हुकूमतों के साथ मुतफ़िका तौर पर मुशावरत से कोई कौमी पॉलिसी नहीं बना सकी। तो एक तरफ तो वफाकी हुकूमत अपोजिशन या सूबों से मुशावरत के बगैर ही फ़ैसले करी, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास भी बुला लिए गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ एजाज़ अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। सर, आप बताएं कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक पेज पे नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, जहाँ तक ये एक पेज पर होने और ना होने का सवाल है ना, तो अगर आप सारी दुनिया में देख लें, बरतानिया, अमेरिका, इवन के इटली और स्पेन, जहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना का जो खौफ भी फैला और हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई, इटली में तो 30,000 से ज़्यादा हो गई। इन तमाम ममालिक में भी हुकूमतें और अपोजिशन किसी एक पेज पर नहीं थी, ना हो सकती हैं। मतलब हम ये तसव्वुर करें कि बाहम शीर व शकर हो जाएं, ये बड़ी मतलब गलत फहमी की बात होती है। लेकिन इन ममालिक में चूँकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और इनकी नॉर्म्स सेट हो गई हैं, इनकी रवायात तक मजबूत हो गई हैं, इनके यहाँ पॉलिटिक्स का वो मयार नहीं है जो हमारे यहाँ है, तो वहाँ उन्होंने अपनी अपनी सियासत की, लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़े। मसलन अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की, मरकज़ी हुकूमत या जो उनकी रियासती हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, जो भी, या स्टेट की हुकूमतें। वहाँ मसलन अमेरिका में देखने के कई स्टेट्स के गवर्नर, इवन के मैरीलैंड के गवर्नर और सदर ट्रंप एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं थे। न्यूयॉर्क के गवर्नर, न्यू जर्सी के गवर्नर, ये दोनों ये प्रेसिडेंट के साथ कोई एक पेज पर नहीं थे। दीगर गवर्नर्स भी नहीं थे, लेकिन वो एक हद से आगे नहीं गए। वहाँ भी सूरत हाल वही थी। मतलब ट्रंप उसी तरह की बातें करते थे जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म करते हैं, उनके भी दावे उसी तरह के थे, लेकिन गवर्नर्स ने एक्चुअल फैसले किए और सदर को ये बता दिया कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। हमारे यहाँ ज़रा प्रॉब्लम मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत फ्रेजाइल हैं। उसके कई फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो बहुत वाज़ेह है कि सियासत में जो बैरूनी मदाखलत होती है वो है, लेकिन हमारा ओवरऑल माशरा और माशरे की जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, फिर हम जिस तरह से नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं ज़रा सी चीज़ों को। आज आप देख लें ना कि कल JPMC में खातून फौत हुई। अब अल्लाह जानता है कि उनको कोरोना था या नहीं था, या फिर वो डॉक्टर्स जो टेक्नीशियन हैं इस काम के, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन जिनमें से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई रिसर्चर नहीं है, वो मानने पर तैयार नहीं है। इसी तरह पिम्स में भी सूरत हाल होती है। बाद का डॉक्टर से भी गलतियाँ होती हैं बाद, लेकिन जो टेक्नीशियन हैं वो जो कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, अब ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबे के अपने इख्तियारात हैं, वफाक के अपने, लेकिन उन इख्तियारात में अब चूँकि एक हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, दूसरी हुकूमत है PTI की, एक हुकूमत है बाप की और दूसरी हुकूमत PTI की। हालांकि बेशक अपने इत्तेहादी हैं, लेकिन वज़रा जो हैं वो उनको पॉलिटिक्स करनी है, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में। कराची को अगर आप देख लें तो कराची जो है वो मल्टी एथनिक सिटी है। कराची पीपल्स पार्टी का और सिंधियों का पॉलिटिकली कभी नहीं रहा, हालांकि सिंध का हिस्सा है, लेकिन वो पॉलिटिकली जो नुमाइंदगी रही है पॉलिटिकल, वो गैर सिंधियों के पास रही है ज़्यादातर। पीपल्स पार्टी के पास ट्रेडिशनली 2 सीट हुआ करती थी। अब पीपल्स पार्टी ने जो नई तब्दीलियाँ आई हैं उनके नतीजे में तकरीबन 3 सीटें पीपल्स पार्टी हासिल कर लेती है। अक्सर औक़ात इस वक्त उनके पास 2 है, लेकिन 3 कर लेती है। वहाँ महाजिर है, महाजिर बटा हुआ है अल्ताफ़ सैन और उनके मुखालिफिन में और PTI के साथ। वहाँ पख्तून है, वो बटा हुआ है ANP और PTI के दरमियान। ठीक है जी। वहाँ पंजाबी है, वो नवाज शरीफ और PTI के दरमियान बटा हुआ है। तो PTI एक बड़ा फैक्टर है कराची शहर में। और चूँकि PTI की जो महानुमाइंदगी है, जो लोग नुमाइंदे मुंतखब होकर आए, उनके पास इख्तियारात कोई नहीं थे, उनको फंड्स कोई नहीं मिले। फिर जिनके पास इख्तियारात हैं वहाँ के लोगों के, वो अपने हलकों में नहीं गए, इलाकों में नहीं गए। वो काम जिसके उन्होंने वादे किए थे, वो तब्दीली जिसका उन्होंने प्रचार किया था, वो नहीं की।
तो अब वो उनको अपना वोट बैंक पक्का रखना है, तो वो उस वोट बैंक को पक्का रखने के लिए अगर सूबाई हुकूमत जो दुरुस्त काम भी कर रही है वो उसके ऊपर भी निशानाबाजी कर रहे हैं, वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सूबाई हुकूमत को चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम पूरा फ्रिजाइल है, लोग हर गलत बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत को भी जवाब देना पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जैसा माशरा है, सूबाई हुकूमत फरिश्तों की तो नहीं होगी ना, इंसानों की होगी। जो उसके पास निज़ाम है, जो उसके पास मशीनरी है, वो तो हम आपके हैं ना, हमारे आपके लोग हैं। अब वो जितने ईमानदार हैं, जितने एफिशिएंट हैं, जितने टेक्निकल हैं, जितने वो सोबर हैं और जितना वो सोच समझ कर काम करते हैं, वो हमें पता है। तो वो खामियां जो सूबाई हुकूमत के निज़ाम में एग्जीक्यूशन में मौजूद हैं, उनको वो खामियां वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की खामी बनाकर पेश करते हैं पीटीआई वाले, और उसके नतीजे में मरकज़ में जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये काम हुकूमत के साथ अपोजिशन ने जो है ना अपनी सिफारिशात भी दी उसको वफाकी हुकूमत को, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि उन्होंने उस पर कितना अमल किया है? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। अब आप देख लीजिए ना, लॉकडाउन ही की बात कर लें, इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं। जैसे आपके सॉरी बात काट ली, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उनको ऑफर की थी कि कौमी पॉलिसी बनाने के लिए हम सब एक साथ बैठते हैं, क्योंकि वबाई मर्ज है आलमी जो है सतह पे अगर हम देखें तो, लेकिन उस पे उस लिहाज से थोड़ा सा हमें बताएं कि हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया है कि नहीं किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उस वक्त भी और ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तजवीज़ थी, वो बेसिकली अपोजिशन की जानिब से आई थी। शहबाज शरीफ ने आते ही ये कहा था कि मैं सियासत नहीं करूँगा, हुकूमत मदद करने आया हूँ कोरोना में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मार्च में कह दिया था, 13-14 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद में ये कहा था कि कोरोना उभर रहा है और हमें उस पर कोई सियासत नहीं करनी। फिर उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े तौर पे कहा था कि इस सूरत हाल की वजह से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद नहीं करूँगा, सियासत के और बहुत मौके आएंगे। लेकिन बदकिस्मती है ना कि हमारे यहाँ जब हुक्मरान जब वफाक में जो भी पार्टी हुक्मरान होती है वो अपने टर्म्स पर सोचती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो यूरोप में पले बड़े हैं, अब वो ज़रा उनकी सोच का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, हो सकता है वो दुरुस्त हो, मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से मतलब अच्छा, फिर उनका अपना एक मिजाज है, वो जो बात कह देते हैं उससे पीछे हटने पर तैयार नहीं होते। यू टर्न्स वो लेते हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन जो अपोजिशन के हवाले से वो कहते हैं उसके ऊपर वो अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं। तो उस कोशिशों के नतीजे में स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों से और जो दीगर दोस्त थे उनकी कोशिशों से वो जो शहबाज शरीफ और बिलावल की पेशकश थी, उस पर एक पार्लिमानी कमेटी बनी, उसमें मतलब बैठे। पहले इजलास में इमरान खान साहब है, लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब ने अपनी गज़ल सुनाई और उठकर चले गए। उस पर अपोजिशन ने फिर वो भी किया था, एहतजाज भी किया था। बात है, अपोजिशन का एहतजाज बनता भी था। और उसके बाद फिर वफाकी वज़रा की एक लंबी डार आ गई बीच में। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जो फैसल वावडा साहब हैं वो बहुत बड़ा एक बने ज़रिया, क्योंकि बहुत ही उन्होंने सख्त अंदाज में तनकीद की। अली जदी साहब ने बहुत सख्त अंदाज में तनकीद की और फिर ये तासुर दिया कि फैसल वावडा है तो बस मसला ठीक हो जाएगा, इमरान खान है तो मसला ठीक हो जाएगा। ऐसे मसाइल ठीक नहीं होते। आपको इस तरह की सिचुएशन में जहां आप ये देखते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है वो एक तो ज़हनी तौर पर पसमानदा है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, समझदार है लेकिन एक ख़ास मिजाज भी है, जहाँ समझदार है, पाबंदियों को कबूल नहीं करती, और उसमें वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है, पीटीआई के साथ, कहीं एनपी के साथ, कहीं नून लीग के साथ, कहीं पीपल्स पार्टी के साथ, इस दरमियान में और फिर मजहबी तबके के साथ। तो वफाकी हुकूमत का ये फ़र्ज़ था कि वो इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर इन तमाम फोर्सेस को साथ लेकर चलती। मसलन इनके पास एक बड़ा इंसेंटिव था मौलाना फजलुर रहमान का, जिन्होंने हुकूमत ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया तो उन्होंने कहा मैं घर में नमाज़ पढ़ूंगा, घर में तरावी पढ़ूंगा, बाकी लोग भी ये करें। इससे फ़ायदा नहीं उठाया गया और ये पॉलिटिकल बदकिस्मती है, पॉलिटिकल गेंस के लिए ये फ़ायदा नहीं उठाया गया। और फिर एक जो एडिड फैक्टर है प्रेशर का, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर जिन अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने माजी में बातें की या एहतसाब का नारा लगाया, अगर वो उनके साथ बैठ जाएं तो इमरान खान की पोजीशन ख़राब होगी या कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अगर इमरान खान साहब दिल बड़ा करें
और ये कहें कि एहतसाब भी होता रहेगा, लेकिन इस वक्त ना कोई एहतसाब ना कोई इंतकाम, ये 4 से 6 महीने हम फोकस करेंगे। फोकस करके अगर वो अपोजिशन को साथ लेकर बैठ जाएं तो ये सिचुएशन नहीं होगी, वरना मुझे ये खदशा है कि जिस तरह लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो तो अल्लाह भला करे सूबों का कि वो तमाम पंजाब ने भी और बलूचिस्तान ने भी सिंध का साथ दिया, और पंजाब ने भी आज जो अपना फैसला किया वो ज़रा मुख्तलिफ है वफाकी हुकूमत से, वरना ये बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि कोरोना का जो स्प्रेड है वो बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। वो हाथ मिलाने से भी हो जाता है, वो गले मिलने से भी स्प्रेड हो जाता है। तो वो अब ये फैसला वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से किया, या वफाकी हुकूमत का एक्ट है, या इमरान खान साहब की जो सोच है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सर, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे कि फैसला जो उन्होंने किया है लॉकडाउन को ख़त्म करने के हवाले से हम बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जो वफाकी हुकूमत ने आज लॉकडाउन ख़त्म किया है, इस फैसले को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 23 मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन के फैसले पर अमल दरामद हुआ। 21 मार्च को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी थी, और मेरी राय ये है, और मैंने जब हुकूमती लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ भी मैंने ये सवाल उठाया कि जो फैसला आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर किया गया आर्मी चीफ की मौजूदगी में और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में, ये फैसला इंटर प्रोविंशियल कमेटी में हो सकता था। तो एक तो यही जो बुनियादी फ़र्क है हमारे यहाँ, वो यही है कि एक तो वफाकी हुकूमत भी और अक्सर सूबाई हुकूमतें भी बहुत देर से जागी। फिर फैसला सादी में पैनिक फैलना था, उस फैसले की वजह से पैनिक फैला। फिर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ आता रहा कि जी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, उससे भी पैनिक फैलता रहा। अब उसके नतीजे में लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कुछ और पंजाब ने कुछ अमल किया, KP ने कुछ अमल किया, बलूचिस्तान भी उन्हीं की इत्यादी थे, उन्होंने सख्त लॉकडाउन किया, उससे माशरे में पैनिक फैला। अच्छा, फिर उस वक्त जब सख्ती चूँकि इब्तिदा में शुरू कर दी थी सिंध ने, तो अब आप देखिए कि उस वक्त जब लॉकडाउन सख्त था तो डेली केसेस जो है, वो जो हमारा काउंट था डेली का नए केसेस सामने आने का, वो 200, 250, 250 होता था। लेकिन पिछले 4 दिन का जो काउंट है सिर्फ पीर जो गोट का, आज वो मुराद अली शाह ने बताया है ना, वज़ीर आला सिंध ने, कि सिर्फ पीर जो गोट का 277 अफराद है पिछले 4 दिन में। एक छोटा सा कस्बा जो गाँव की हैसियत रखता है, उस इलाके में 4 दिन में 277 मरीज सामने आ गए हैं। तो ये जो फैलाव है, इसकी रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने करना उनको था, क्योंकि आप देखिए कि आपकी मईशत फ्रिजाइल है, मईशत कमज़ोर भी है, आपको मईशत खोलनी थी, अपने अदारे आहिस्ता आहिस्ता खोलने थे, लेकिन उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने के बजाय उन्होंने एकदम से ये ऐलान कर दिया कि जी हम ये यूँ कर देंगे। अब उसमें और ऐलान भी काफ़ी वेग है। मसलन उन्होंने कहा कि जी तालीमी अदारे खोल देंगे, बच्चों को हम पास कर देंगे। अच्छा जी, बच्चों को पास कर देंगे। उन्होंने ये ऐलान किया कि जो सेकेंड ईयर का बच्चा है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर पास हो जाएगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, मैट्रिक वाले को 9th की बुनियाद पर। लेकिन ये नहीं बताया कि वो हज़ारों बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपीयर हो रहे हैं, उनका क्या बनेगा। इसी तरह फिर कौन सी सनत खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, ये नहीं बताया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि जो पहले बंद थे वो तो अभी भी बंद हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, शादी हॉल हो गए। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि हम हफ्ते के दिन से कारोबार खोल रहे हैं, और अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि जी हफ्ता इतवार 2 दिन सख्त लॉकडाउन होगा। तो ये कन्फ्यूजन है। जहाँ तक है स्कूल्स के बंद होने की बात, शॉपिंग मॉल्स के बंद होने की बात और रेस्टोरेंट्स के बंद होने की बात, तो रेस्टोरेंट पहले भी बंद नहीं थे, अभी बंद नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये आया है कि रेस्टोरेंट्स को ये पाबंद किया गया था पहले भी कि जी आप टेक अवे हो सकता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी यही है कि आप ऑर्डर करें, वो आपके घर पहुंच जाएगा ऑर्डर। वहाँ बैठकर, चूंकि रेस्टोरेंट पर हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो मेजर डेवलपमेंट तो नहीं हुई ना, जो नहीं मेजर डेवलपमेंट हुई है। आप देखिए ना, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर पूरा खुल गया, मुकम्मल सेक्टर खुल गया, उसका वैल्यू एडेड सेक्टर्स भी खुल गए, सीमेंट, बजरी, तो सर ये सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, तो ट्रांसपोर्ट तो नहीं खोला ना? नहीं, ये सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी खोल दिए। ये सामान जो है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट,
ये सारा गुड्स ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट पहले से खुली हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुली। अब उसमें कबाहत यह है कि एक मजदूर जो है वो काम अगर करता है ब्लू एरिया में और रहता है वो चकलाला में, तो वो ब्लू एरिया से चकलाला तक सुबह टाइम से पहुंचेगा कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना खतरनाक भी है। तो हुकूमतों को ये रास्ते निकालने चाहिए थे। हुकूमतें जो होती हैं या खास तौर पर सियासी तो ये मजदूर जब काम करने आएंगे तो मजदूर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं ना। मजदूर किस तरह पहुंचेगा, मजदूर को क्या करना है? फिर हमारे माशरे में चूंकि पाबंदियां जो हैं वो इतना असर नहीं करती, हम पाबंदियों को रिएक्ट करते हैं। हम मसलन आप नॉर्मल ज़िंदगी में देख लें, इशारे पर लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते, उस पाबंदी तक को कबूल नहीं करते, हालांकि वो उसकी और उसके बच्चे की जान का मसला होता है। तो हम वो पाबंदियों पर रिएक्ट करते हैं। तो पाबंदियां जो इन्होंने लगा रखी हैं, सुपीस जो बनाए हुए हैं, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा, उसकी निगरानी कौन करेगा? क्योंकि करप्शन की शिकायत तो अभी भी आ रही हैं। इस वक्त भी ये शिकायत है कि जो कोरोना पेशेंट मर रहे हैं या नॉन कोरोना पेशेंट फौत हो रहे हैं, उनसे रावलपिंडी और इर्द गिर्द के इलाकों में रिश्वत ली जा रही है कब्र देने के लिए। अगर इस किस्म की शिकायत आ रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अगर हम देखें तो उसमें भी जब इंटर कर रहे थे तो उस वक्त भी पैसे लेके इंटर करते। तुर्खा बॉर्डर की बात करूंगी, ईरान बॉर्डर की बात करूंगी, वो हमारे देखें उसमें ईरान बॉर्डर से लोग तुर्खम से रात के अंधेरे में उनको इंटर कर रहे थे कुछ पैसे वगैरह दे के। यही तो बिल्कुल स्टार्टिंग था, यही हमारा आपको बात बताई जो बिल्कुल स्टार्टिंग था। हमें जब फैसला साजी करनी होती है तो हमें ये सारे अवामिल मद्देनजर रखने चाहिए। आपने अच्छा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर दी, इसमें एक और बड़ा खतरा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी बहुत बड़ी तादाद अफगान कारकुनों की है जो पाकिस्तान में आते हैं काम के लिए, इजाज़त लेकर आते हैं। और अफ़गानिस्तान में कोरोना की टेस्टिंग का कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। कोरोना के आज वहाँ 453 मरीज़ निकले हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन ये सिर्फ 10,000 की टेस्टिंग हुई है टोटल अफ़गानिस्तान में। अब आप बताएं कि इतने बड़े मुल्क में जहाँ टोटल 10,000 टेस्ट हैं, जहाँ कोई निज़ाम नहीं है, 35 उसके सूबे हैं, कोई उनका निज़ाम नहीं है, सूबों में कोई प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, वहाँ का वर्कर अगर पाकिस्तान आ जाता है और वो कोरोना कैरियर है तो फिर क्या बनेगा उसका? और पाकिस्तान आने के बहुत सारे गैर रवायती रास्ते भी हैं जिनसे उन वर्कर्स को आने जाने की इजाज़त भी मिल जाती है। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हुकूमतों को, और फिर हुकूमत का अपने अदारों के साथ भी एक पेज पर नहीं आ पाती। आप इदारों की बात करें कि ये लॉकडाउन जब ख़त्म करने का मामला है तो उसमें भी जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ सूबे जो हैं एक पेज पे नहीं है। अलबत्ता केपी जो है उसने थोड़ा बहुत इत्तफाक किया कि हाँ हफ्ते में 4 दिन जो है वो मार्केट्स वगैरह खुलेंगी। जहाँ तक बलूचिस्तान हुकूमत की बात है, उनके तर्जुमान का कहना है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम पाबंद नहीं है कि वफाकी हुकूमत के जो फैसले हैं उनके पाबंद नहीं है हम लोग। देखिए ना, 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों का राइट है कि वो फैसले करें। मतलब कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे फुकदान है। ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई है इसलिए बनाई गई थी कि सूबों को साथ लेकर चला जाए, लेकिन बदकिस्मती से कहीं सूबे साथ चलने पर तैयार नहीं है और कहीं मरकज़ उनको साथ लेकर चलने पर तैयार नहीं है। अब जैसे बलूचिस्तान की सिचुएशन है, आप देखिए ना कि बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर है, बलूचिस्तान ही में ताफ्तान बॉर्डर है, और ताफ्तान बॉर्डर से बड़ी कंप्लेंट आई। जो ईरानी ज़ायरीन आए फिर वो बलूचिस्तान के अंदर गुम हो गए, कई दिनों के बाद वो पकड़े गए, लेकिन उस वक्त तक फैल चुका था। अब लोकल ट्रांसमिशन शुरू है। अब और टेस्टिंग आपकी कितनी है? आपने एक दिन में तीर मार के बहुत ज़्यादा भी टेस्ट किए हैं, तो 12,000 के करीब टेस्ट किए हैं। आप ये कहते हैं कि जी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 30,000 तक पहुंच गई और हम उसको 5 लाख तक ले जाएंगे। 1.5 महीना गुजर गया है, आप 12,000 से ऊपर टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी वहीं की वहीं खड़ी है और रेशो आपका बढ़ गया है। आज आप देखिए ना, जैसे पिछले 24 घंटों में जो सिंध के फिगर्स अभी तक सामने आए हैं, उनकी तादाद 10,000 टेस्ट किए गए और उसमें से 1,080 पॉजिटिव निकला, यानी कि मोर देन 20%। तो मोर देन 20% अगर आपका रेशो है आने का, तो अगर आपने एक दिन में 5 लाख टेस्ट कर लिए तो फिर आपको बताइए कि वो कितने मरीज सामने आएंगे। तकरीबन 1.25 लाख मरीज सामने आएंगे या 1 लाख मरीज सामने आएंगे। यही असल में ख़तरा है। हमें टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए, टेस्ट डेली बेसिस पर जो टेस्ट हैं वो बढ़ाने होंगे। फिर हम पब्लिक को एतमाद में लेकर, अब हमारे यहाँ एक और मसला भी होता है, मसलन ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कारोबार तो सूबों में कर रही होती हैं लेकिन डील वफाक से कर रही होती हैं क्योंकि उनके टैक्स के इश्यूज़ हैं। तो उनके साथ बात करने के लिए जैसे सदर ने उलमा हज़रात को बुलाकर उनसे बात की, तो प्राइम मिनिस्टर को भी ये चाहिए था कि वो इंटरवीन करते और किसी एक मिनिस्टर की, ट्रेड मिनिस्टर की या इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर की या जिम्मेदारी लगाते कि वो ट्रेडर और इंडस्ट्री को बिठाएं, सूबाई हुकूमतों के साथ और मुज़ाकरात करें। ये नहीं हुआ।
अब ये नहीं हुआ तो वो ट्रेडर्स जो है वो सूबों के साथ, जब सूबे उन पर पाबंदियां लगा देते हैं तो फिर वो मरकज़ से शिकायत करते हैं, मरकज़ सूबों को कहते हैं ये पाबंदियां लिफ्ट कर लें। इस वजह से बड़े मसाइल हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हफ्ते में 3 दिन जो मार्केटें खुलेंगी, अव्वल तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर में राजा बाज़ार में अभी हमने खुद भी स्टोरी करवाई है, राजा बाज़ार में 4 दिन पहले खबे से खबा छिल रहा है पाबंदियों के अंदर। दुकानें बंद थी, मार्केटें बंद थी, लेकिन लोग वहाँ खड़े हुए थे दुकानें पर, और दुकानों का सिलसिला ये था कि वो आप उनको फ़ोन करते थे, वो शटर उठा के आपको अंदर बुला लेते थे। इस तरह से कारोबार चल रहा है मुसलसल। और ऐसे हालात में जबकि नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ता है तो आपका नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ जाता है। उन हालात में अगर ये होगा, सोशलाइजिंग होगी इतनी और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको इख्तियार नहीं किया जाएगा, तो मुझे बताएं कि उसका नतीजा क्या होगा। हम एक यूँ समझें कि एक फिल्म आई थी, एक रेडर्स ऑफ द लोस्ट आर्क, उसमें वो एक आर्क एक उस पर गार पे रखा हुआ है और गार के अंदर बदरूहें बंद हैं। तो वो जो इंडियाना जोन्स है वो जाके उस आर्क को उठाते हैं और वो सैंड बैग खिसकाते हुए रख देते हैं कि जी बदरूहें बाहर ना आए। वो मुकद्दस आर्क है, लेकिन बदरूहें कुछ देर के बाद बाहर आ जाती हैं। इसी तरह यहाँ भी एक ख़तरा है कि प्राइम मिनिस्टर जितना मर्जी कहते रहे कि हम दोबारा लॉकडाउन कर देंगे, आपकी बात पर अमल कौन करेगा? क्योंकि आप तो खुद यू टर्न्स ले रहे हैं, आप खुद लॉकडाउन के मुखालिफ थे। जब आप ये सारे काम कर रहे हैं फिर और सूबाई हुकूमतें आपकी बात नहीं मान रही, तो फिर आपकी पाबंदियों को कबूल कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और माशरे में रोज़ की बुनियाद पर देख लें, अभी भी कैमरा निकालें, आपको नजर आ जाएगा रावलपिंडी में कि प्राइम मिनिस्टर की जो दरख्वास्त है कि सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, उस पर कितने लोग अमल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1 से 2% लोग अमल कर रहे हैं। जहाँ लॉकडाउन सख्त है, जहाँ सूबाई हुकूमतें करवा रही हैं, वहाँ बेहतरी है। लेकिन जहाँ लॉकडाउन सख्त नहीं है, वहाँ हम एक समझिए कि बारूद के ढेर पर खड़े हैं। सर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। एक तरफ वफाकी हुकूमत अपोजिशन और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे मुशावरत किए बगैर फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाए गए, तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा ऐसे हालात में? देखिए, दुनिया के तमाम ममालिक में उनकी पार्लियामेंट्स जो है, अक्सर ममालिक में जो बड़े और अहम ममालिक हैं, पार्लियामेंट्स काम कर रही हैं। हमारे यहाँ भी ये बदकिस्मती हुई ना कि शुरू में तो हमने तवज्जो नहीं दी, और फिर जब अचानक ऐसे पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया इसको, तो फिर पार्लियामेंट भी डर गई और तमाम जो रहनुमा हैं उन्होंने जल्दी अपनी जान छुड़ाई और बिलावल कराची चले गए और शहबाज शरीफ लाहौर चले गए और नून लीग वाले लाहौर चले गए और कोई केपी चला गया। पार्लियामेंट को एक तो हमारे यहाँ वैसे ही पार्लियामेंट पर ये इल्ज़ाम है कि वो कमज़ोर पार्लियामेंट है, और जब मौका होता है तो लीडरशिप फराहम नहीं करती। तो ये भी एक मौका था पार्लियामेंट के लिए कि वो लीडरशिप फराहम करे। बहुत दिन के बाद जाकर इनको ये ध्यान आया कि वो कोरोना पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाया, और उसके बाद कुछ बहुत ही ढीले ढाले अंदाज में, लेकिन पार्लियामेंट की इंटरवेंशन वहाँ भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रही। मेरे ख्याल में इन पाबंदियों के साथ जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन देर हो गई है। अब अगर पार्लियामेंट का इजलास न भी बुलाया जाता तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट की सिफारिशात को तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कुछ समझते ही नहीं है। आइन और कानून वफाकी हुकूमत का मसला ही नहीं है। 18वीं तरमीम का वो कोई भी एहतराम करने पर तैयार नहीं है। सारे सूबे चीख रहे हैं इख्तियारात के हवाले से, लेकिन 18वीं तरमीम में जो दिए गए सूबों के इख्तियारात है उस पर पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और उनकी टीम को इतराज़ है। 18वीं तरमीम की बात की, यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि 18वीं तरमीम जो है ना, कुछ दिन पहले ये इशू रेज हुआ था कि 18वीं तरमीम को हुकूमत रोल बैक करना चाहती है, लेकिन ये सिलसिला अब थम गया है, ये बातें जो है ना वो नहीं हो रही। आप क्या समझते थे, ये सिर्फ अपोजिशन का रिएक्शन चेक करने के लिए इन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि वाकई में हुकूमत इसको रोल बैक करने की तैयारी कर रही है? और बेशुमार इसके पीछे लवाजमात हैं, बेशुमार अवामिल हैं। चूँकि इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी है कि खुद फेडरल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ गई कि आप इस वक्त ये फसाद बो रहे हैं, तो उस वजह से उनको अपना रोकना पड़ा। लेकिन 18वीं तरमीम से इनको सीरियस मसाइल हैं। सूबे खुश हैं, अगर सूबे मजबूत होंगे तो मरकज़ मजबूत होगा, लेकिन यहाँ जो वफाक में हुक्मरान आ जाता है वो ये समझता है कि ये सारा इख्तियार मेरा होना चाहिए,
और सूबों का मतलब नहीं सूबों होना से चाहिए। इख्तियार लेना चाहता हाँ, है सूबों से वफाक। इख्तियार लेना चाहते हैं। हाँ। ये फिर मामला उठेगा, लेकिन बात हो रही थी पार्लियामेंट की। हाँ जी। पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो अच्छा और हकीकी तौर पर अच्छा और मौसर उस वक्त साबित होगा जब पार्लियामान एक लीडरशिप रोल में हुकूमतों से बात मनवाए, हुकूमत को गाइडेंस फराहम करे और हुकूमत उस गाइडेंस पर अमल करे। अब जहाँ तक रही है, अब आप देखिए ना कि सूबाई असम्बलियों का किसी का इजलास नहीं हो रहा। केपी की सूरत आज की आपके सामने है। वज़ीर आला जो चाहते हैं फैसला करते हैं, और वज़ीर आला वहाँ टेस्टिंग नहीं बढ़ाई गई, 209 अमवात हो चुकी हैं, रेशो अमवात का वहाँ सबसे ज़्यादा है। हेल्थ का निज़ाम वहाँ बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर नौशेरमा बरकी जो है वो व्हाट्सएप पर बैठ के चलाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब के कज़न है, लेकिन वो कहाँ है, वो केपी में इंचार्ज हैं। वफाक में आपने ये किया है कि एक वज़ीर सेहत मुकर्रर किया, साथ उसके एक कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर का मुकर्रर कर दिया, डॉक्टर सलीम जगरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस लॉकडाउन के तो बारे में। ये वो मसाइल हैं। अब केपी जो है, अब केपी ज़्यादा फ्रिजाइल है दीगर सूबों की निस्बत। केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा मसाइल है, इसलिए कि केपी के साथ बहुत तवील और पोरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के केसेस स्लिप इन हो जाते हैं पाकिस्तान में, और वो केपी हुकूमत को भुगतना पड़ता है। फिर इमरान खान की लाइन को उन्होंने टो करना है, तो बहुत सारा काम उन्होंने नहीं करना। केपी में अब भी टेस्ट हैं उनकी तादाद बहुत ही थोड़ी है, डेली बेसिस पर टेस्ट वो बढ़ नहीं रहे हैं। फिर हमने अमलन देखा, मैं खुद भी एक मरतबा गया था पेशावर लॉकडाउन के दौरान, तो लॉकडाउन की सिवाय जो कैंट एरियाज़ हैं उसके अलावा कहीं लॉकडाउन पर केपी में अमल दरामद मतलब खैर पेशावर शहर में थोड़ा सा है, लेकिन बाकी जो है उनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया। और फिर खास तौर पर आप देखिए ना कि इसको रीजनल इन्वायरमेंट में भी देखने की जरूरत है कि केपी का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है। अफगानिस्तान में भारत जो है उसके अपने मफादात हैं, और फिर तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो वायदे पर अमल दरामद में रुकावटें हैं। तालिबान का अपना माइंड सेट है, वो भी इस्लाम पर तो यकीन रखते हैं लेकिन एहतियात पर वो भी यकीन नहीं रखते। तो इस सारे माहौल में फिर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात, वो सारा जो रीजनल इन्वायरमेंट है उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो हुकूमतें हैं उनको बहुत एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। और यही मसाइल को आगे चलकर बढ़ा सकता है। अल्लाह करे ना बढ़े, अल्लाह करे कि पेंडेमिक जो है वो रुक जाए, लेकिन जो ख़तरा मुझे महसूस होता है वो यही है कि अब लॉकडाउन चूँकि उठ गया है, एक जानिब से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और अफ़गानिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। चाइना का बॉर्डर भी खुल गया है, CPEC के हवाले से काम हो रहा है। चाइना में गो के कंट्रोल हो गया पेंडेमिक, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ख़तरात तो मौजूद हैं। भारत की जानिब से, भारत से अभी जो पेशेंट्स आए हैं सरहद पार करके, उनसे भी निकला है, उनमें से भी मरीज़ निकले हैं, लेकिन भारत का जो अदरवाइज़ पाकिस्तान के साथ रवैया है और पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात हैं, ये भी इस हवाले से एक बड़ा ख़तरा है। कि पार्लियामेंट के दोबारा आते हैं कि सर ये पार्लियामेंट जो पॉलिसी है सिफारिशात देगी, इस पर कितना अमल होगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट जो सिफारिशात या पॉलिसीज़ मुख्तलिफ इशूज़ पे हज़ारों दे चुकी है, लेकिन उस पर हमेशा एतराज़ात और सवालात उठते रहे हैं उसके जो अमल दरामद करने पे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं आते तो फिर पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो जाती है। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर, वो वक्फा सवालात में एक दो दिन खुद जवाब भी दिया करते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी दिया करती थी, मैंने उनको देखा, वो सेनेट में भी आकर उन्होंने जवाब दिए एक दो मरतबा। प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस जो है पार्लियामान में वो ज़रूरी है, पार्लियामान मुस्तहकम ही उस वक्त होगी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो आते नहीं, और शायद कल के इजलास पे वो आ जाए, परसों के इजलास पे शायद वो आ जाएँ, लेकिन सेनेट में तो वो बिल्कुल ही नहीं जाते। तो पार्लियामान की वो वक़्त नहीं है। फिर वफाकी वज़रा जो हैं वो अपनी रात में खुद अंजुमन हैं, और हर वफाकी वज़ीर ये समझता है कि बस वही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल है कि पार्लियामान की जो सिफारिशात हैं, हो सकता है कोई एक आध दो सूबे उनको कबूल करके मिनवन उन पर अमल कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत और वफाकी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उसमें और फैक्टर्स भी हैं, और लोग हैं जिनके अपने मफादात हैं, कुछ नॉन इलेक्टेड हैं जिनके अपने मफादात हैं, और चूँकि हालात साहब तमाम के तमाम सूरत ऑलमोस्ट नॉन इलेक्टेड्स के हाथ में हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब भी पार्लियामान को मौसर रोल अदा कर सकेगी। मतलब जो पार्लियामेंट है के इजलास हैं, इन इजलासों में कोरोना वायरस के इश्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे, या फिर सुना तो ये भी है कि हुकूमत जो है कुछ ऑर्डिनेंस जो है उसकी मुद्दत में तोसी करना चाहती है?
देखिए ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि चंद ऑर्डिनेंस तो तकरीबन ख़त्म भी हो चुके हैं और मुद्दत उनकी ख़त्म हो गई है। वन टाइम उनको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो कल के इजलास के हवाले से SOP सामने आए उसमें यही बात बताई गई है कि पार्लिमान जो है वो पहले मरहले में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल है, क्या इक़दाम करने हैं, उस हवाले से डिबेट होगी और पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई नहीं उठाया जाएगा, वक्फा सवालात नहीं होगा, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं उठाया जाएगा। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे ये बुलाया गया है ना इजलास, जाहिर बात है। नहीं, अपोजिशन की रिक्वेजिशन अब विड्रॉ हो गई है। अपोजिशन ने रिक्वेजिशन दी थी, वो विड्रॉ हो गई है। जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एग्रीमेंट हुआ तो उसमें अपोजिशन ने अपनी कौमी असम्बली के लिए अपनी रिक्वेजिशन को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन बात होगी कोरोना के हवाले से, कोरोना की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रीजनल इन्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, फिर कितनी एड आई है हुकूमत पाकिस्तान को। प्राइम मिनिस्टर की जो अपील थी तो $555 मिलियन की, उसका क्या रिस्पॉन्स है, उस हवाले से बात होगी। फिर इसी इजलास में आप देखिए ना कि अब हम मई के मिड में आ गए हैं, तो हमें बजट भी लाना है। बजट भी शायद पार्लिमान के इसी इजलास में पेश कर दिया जाए। बजट को पेश करने के लिए पहली तो ये तजवीज़ थी कि बजट को ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू कर दिया जाए, लेकिन उसमें कई कानूनी कबातें हैं। तो ये भी गौर किया जा रहा है कि इसी में बजट भी ले आया जाए और बजट डिबेट के हवाले से कोई एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाए। ये जब इजलास शुरू होगा तो उसमें पार्लियामानी लीडर्स के साथ मिलकर स्पीकर जो है वो इस हवाले से एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश भी करेंगे। ये तो सही है, लेकिन एक इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंस है वो है नैब का ऑर्डिनेंस। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है इसको भी पार्लियामेंट में लाएगी या फिर कोई नया ऑर्डिनेंस पेश करेगी? देखिए, अगर तो हुकूमत ये चाहती है कि नैब काम करती रहे, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के तहत नैब जो काम कर रही थी वो नहीं हो सकेगा अब, चूँकि वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, 4 महीने की मुद्दत मुकम्मल करके अब वो 120 दिन के लिए मजीद उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बगैर उस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो चीज़ कंटिन्यू करे तो उसको पुराने कानून के तहत तो भी चल रहा है ना वो। लेकिन नैब के साथ नैब के कानून को ओवरऑल तरमीम की बात हो रही है, तो वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होने, मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क क्या होगा वो भी अभी तय होगा। उसमें भी एक बात यह है कि अपोजिशन ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि 3 ड्राफ्ट हुकूमत अब तक ले चुकी है। फारूक एच नायक ने भी ड्राफ्ट बना कर दिया था, मुस्लिम लीग नून ने भी ड्राफ्ट बनाया था, फिर हुकूमत का अपना एक ड्राफ्ट था। उन तीनों में से फिर अलग से फारूक एच नायक ने एक मुश्तरका ड्राफ्ट बना कर दिया जिसमें 90% एग्रीमेंट भी हो चुका था। मुज़ाकरात के 6 से 8 राउंड हुए, लेकिन हुकूमत अभी तक उन चीज़ों पर आने पर तैयार नहीं हो रही। सिर्फ अफवाहें ज़रूर फैलाई जा रही हैं कि जी चेयरमैन नैब के इख्तियारात इतने महदूद करने और इतने महदूद करने, लेकिन वो हुकूमत अगर ये चेयरमैन नैब के इख्तियारात महदूद कर देगी तो फिर वो अपने मुखालिफिन को नैब नहीं कर सकेगी। यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से हुकूमत इससे फरार हासिल करना चाह रही है। और नैब ऑर्डिनेंस मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने थे, अभी राब्ते नहीं हुए, अभी इनिशियल राब्ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर कोई कानून साजी इस इजलास में तो मुझे नहीं दिखती। इस इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि जो नैब ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है वो 120 दिन के लिए रीइन्वोक कर दिया जाए, और वो सिर्फ 120 दिन के लिए हो सकेगा, क्योंकि कानून अब ये कहता है कि अब नैब कोई भी ऑर्डिनेंस सिर्फ एक मरतबा उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। अच्छा सर, यहाँ एक और सवाल उठता है कि मौजूदा हालात में तो कोरोना वायरस के खिलाफ सबको एक साथ होने की ज़रूरत थी, तो हमने देखा कि ऐसे में पोजीशन के खिलाफ नैब भी अब एक्टिव होगी, तो पार्लियामेंट जो है उसके इजलास में पोजीशन हुकूमत के माबेन कितनी हद तक ताउन होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, बात जहाँ इस वक्त है, अगर तो यहीं रहती है तो अपोजिशन ताउन करेगी। अपोजिशन इस मूड में है कि वो आवाम में ये अपना इमेज भी अच्छा करे और आवाम में अपना ये तासुर पुख्ता करे कि अपोजिशन ने तो पूरी कोशिश की है। और अपोजिशन जो है वो मैं अपनी इतलात जो है मेरी उसके मुताबिक मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अपोजिशन पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट कर देने की कोशिश करेगी कोरोना वायरस एफर्ट्स में, और पार्लियामान के अंदर भी कोई ऐसी फ़ज़ा नहीं पैदा की जाएगी। अपोजिशन उस हद तक अभी जा भी नहीं रही है, लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कोई गड़बड़ होती है तो फिर अपोजिशन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगी। पीपल्स पार्टी ने बाय द वे ये फैसला कर लिया हुआ है कि जो वफाकी वज़रा जिस तरह से सिंध को लताड़ते हैं, बिलावल भुट्टो को ज़ाती तनकीद का निशाना बनाते हैं, मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत के अच्छे इक़दाम को भी मनफी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो पीपल्स पार्टी उनको कौमी असम्बली के अंदर भी सख्त जवाब देगी
कौमी असम्बली से बाहर भी सख्त जवाब देगी, लेकिन कोरोना वायरस एफर्ट्स में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उसकी एक मिसाल ये भी है कि वज़ीर आला सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने जो वफाक के फैसले थे उनको सामने रख कर उनको साथ लेकर चलने की, उन फैसलों को वो भी बात की, और फिर उन्हीं की रोशनी में अपने नए पैरामीटर। लेकिन उनके लहजे में कुछ उसका शिकायत का तासुर भी था। जी, शिकायत का तासुर तो यकीनन होगा कि एक हुकूमत अच्छा काम कर रही है और फिर उसको ये बात सामने आए कि जी किस तरह फलां वफाकी वज़ीर नाकाम बना रहा है, जिस तरह पीटीआई जो सिग्नेटरी है लॉकडाउन के फैसले की, सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है नकवी साहब, शबीम नकवी, उन्होंने साइन किए हुए हैं उसके ऊपर, लेकिन पीटीआई का अमल उसके बरखिलाफ है। पीटीआई लॉकडाउन तोड़ने पर उकसा रही है लोगों को, पीटीआई जो है वो ट्रेडर्स को उकसा रही है। ये सिंध हुकूमत का तासुर है, मुझे नहीं पता ये तासुर कितना दुरुस्त है, लेकिन पीटीआई के लीडर से ही लगता है कि ये तासुर बड़ी हद तक दुरुस्त है। लेकिन वो रवैया जो है उसकी, फिर जाहिर सी बात है वो भी सियासतदान है। सियासतदान बहरहाल वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो उसको करना ही होता है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको जवाब देना भी पड़ता है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया हमें। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक।